हाय गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ABC द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 6500 में ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे तीनों मिलकर उसे पूरा करें तो बी की मजदूरी कितनी होगी। तो आप ये देखिए कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, जिनने ठेका लिया 6500 में। ठीक है, काम करने का टोटल 6500 रुपये में काम लिया उनने। अब जो इनके एक काम करने का अनुपात होगा वही इनके रुपया बांटने का भी अनुपात होगा। ठीक है, तो जो ए है वो 10 दिन में काम करता है, बी जो है 15 दिन में काम करता है, सी जो है 20 दिन में काम करता है। तो देखिए, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। अब एलसीएम के अनुसार हम देखो 10 की टेबल कितनी बार पड़ी कि 60 आ जाए, 6 बार। तो जो ए है एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा, तभी तो वो 15 दिन में पूरे 60 काम कर पाएगा। और सी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। तो हमें बस क्या करना है, इसी अनुपात में, जैसे कितना हो रहा है 6 4 10, 10 3 13। ठीक है, तो बस इसी अनुपात में हमें बांट देना है। 13 आ रहा, 13 को इससे डिवाइड दो, 13 पन्ना 65, 500। और 500 का अगर हम इसमें इंटू करेंगे, है ना, 500 का इंटू अगर हम 6 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 6 का 30 यानी 3000 रुपये। 500 का इंटू हम 4 में करेंगे तो आएगा 2000 रुपये। और 500 का इंटू हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। इस प्रकार से तो हमारे पास जो है इस प्रकार से पूरे रुपए जो हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, सॉरी इधर एक जीरो ज़्यादा लग गया, ये हो गया आपका 6500। आंसर में पूछा गया है किसकी वैल्यू, बी की मजदूरी क्या है। तो जो बी की मजदूरी है वो है 2000 रुपये। ठीक है, इसलिए आपका आंसर है 2000 रुपये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। तो हमने बताया था आपको, इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। जैसे कीमत बढ़ गई है ना, तो बढ़ गई है तो 60 इंटू 100 और अपॉन 100 में कितनी बढ़ गई 100, मतलब इसमें आप प्लस कर दें। ठीक है, जो भी बढ़ गया है वो 100 में प्लस करके नीचे लिख दें। तो बस इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे हम एक जीरो से एक जीरो काट दें, और 2 तिया 6 और 2 चौको 8, सॉरी 2 अट्ठे 16, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 3 का गुणा हो जाएगा तो 75/2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका कि ABC द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 में ठेका लिया गया। ए अकेला उसे 6 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है ना। देखिए, ए है, बी है और सी है। जो 4200 में ठेका लिया गया इन तीनों ने, 4200 रुपये मिल रहा है इन तीनों को। अब देखो कैसे बांटते हैं हम। तो जो इनके काम करने का रेशियो होगा वही इनके पैसे मिलने का भी रेशियो होगा। तो देखिए, जो है ए जो है वो उस काम को 6 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में करता है और सी जो है 12 दिन में करता है। तो देखिए, इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 12 10 का एलसीएम आएगा 60। तो इसका काम करने का रेशियो क्या होगा, 6 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा 10 बार, 10 का 6 बार और 12 का 5 बार। इसका टोटल आया 21। तो 21 में जो है हम इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा 200, और 200 का हम 10 में इंटू करेंगे तो आ रहा है 2000। ठीक है, अगर 200 का हम 6 में करेंगे तो आ रहा 1200, और 200 का 5 में करेंगे तो आ रहा हमारे पास 1000। इस प्रकार से आपके जो है 4200 रुपये बट जाते हैं। अब उनने क्या पूछा है कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो सी को मिलेगी 1000 रुपये। तो ठीक है, आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व है ना, पिता की जो है वर्तमान आज से, लेकिन अभी की बात नहीं की जा रही है, 5 साल पहले की बात की जा रही है कि जो पिताजी थे और पुत्र था, इनकी आयु में 5 साल पहले क्या अनुपात था, कि कितना अनुपात था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र की अगर x थी तो पिता की कितनी थी 3x,
पुत्र की आयु अगर x थी तो पिता की कितनी थी 3x। अब क्या हो गया, 5 साल बाद, वर्तमान आयु से 5 साल बाद उनका अनुपात 11:5 हो गया। देखो यहाँ दिया गया है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 10। अब 10 क्यों प्लस करेंगे, आप ये देखिए कि ये जो दिया गया है आपको 3x, जो उनकी उम्र दी गई है, ये वर्तमान नहीं दी गई है, वर्तमान से भी 5 साल पहले की दी गई है। और अब जो उनने जो रेशियो दिया है जो हमको प्राप्त होगा, वो वर्तमान से 10 साल बाद का दिया गया है। तो 10 साल बाद और वर्तमान से 10 साल पहले में पूरा टोटल 5 यानी 10 साल का डिफरेंस हो गया है। तो इसमें जैसे ही हमने क्या किया, इसमें हम 10 प्लस करेंगे इस दोनों में, है ना, तो हमारे पास रेशियो 11 और रेशियो 5 आ जाएगा। उन्होंने ये बोला है कि 5 साल पहले ये रेशियो था, अब 5 साल बाद यह रेशियो होगा वर्तमान आयु से। ठीक है, तो इसमें हम 10 प्लस करेंगे तभी तो जो है 5 साल बाद का रेशियो निकलेगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। तो 3×5 = 15x प्लस 50 बराबर 11x प्लस 110, और इधर चला जाएगा 4x बराबर जी, इधर चला जाएगा 50 इस तरफ जाएगा सो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, और x बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 15। अब आप ये देखिए, हमें निकालना क्या है कि पिता की वर्तमान आयु। पिता के पास 5 साल पहले यानी वर्तमान आयु से 5 साल पहले कितना रेशियो था 3x, है ना। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3×5 = 15, 15 × 3 = 45, यानी कि, और वर्तमान आयु मतलब 5 साल प्लस कर दो इसमें। ठीक है जी, पहले का रेशियो था 3x और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इसमें 5 साल प्लस कर देंगे तो वर्तमान की निकल आएगी। इसका मतलब आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि एक समबाहु के आंतरिक कोणों का योग। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, कि आंतरिक कोणों का योग, है ना, आंतरिक कोणों का योग बराबर, आंतरिक कोणों का योग बराबर, आंतरिक कोणों का योग इसके बराबर में रखते हैं हम n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अब जो n है ना, ये है आपकी भुजाओं की संख्या। तो देखिए आंतरिक कोणों का योग कितना है 1440 बार। इसी फॉर्मूले को याद कर लो आप, आंतरिक कोणों का योग भी निकाल लोगे और भुजाओं की संख्या भी निकाल लोगे। तो भुजाओं की संख्या क्या है n-2 इंटू 180। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट सकेगा, 18 × 1 = 18 और 18 × 8 = 144, है ना। अपने पास इधर बचा केवल 9-2 और इधर n बचा, और जो इधर माइनस का है ना ये 2 इस तरफ जाएगा सो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो इधर आ जाएगा 10। तो जो n जो भुजाओं की संख्या वो है वो कितनी है 10। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये तो हो गया है ना। अब ये है आपका, एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योग 2 है, वह संख्या क्या है। तो इसको हम जो है सॉल्यूशन करेंगे किसकी सहायता से, इसको करेंगे हम ऑप्शन की सहायता से। अब देखिए 4 है, उसका रेसिप्रोकल 1/4 है, तो इसका जोड़ क्या 2 होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ठीक है नहीं होगा ना। अब हम दूसरा देखते हैं 2 और उसका रेसिप्रोकल यानी 1/2 उसका योग 2 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं 1 और उसका रेसिप्रोकल 1/1, इसका जो होगा, जी हाँ, इसका जो है जोड़ होगा 2, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 और 1 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ × 100 क्रय मूल्य। तो देखिए अगर लाभ जो क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, तो उसमें डिफरेंस निकलेगा 1 का, तो जो लाभ होगा वो 1 रुपये का होगा। तो लाभ × 100 क्रय मूल्य 10 है, तो 10 से इसको काट दो 10 बार में, 1 का गुणा हो गया, तो 10% का जो है आपको लाभ होगा। ठीक है, 10%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है कि द्विघाती समीकरण x², आपके पास इक्वेशन है कि x² + 10x
प्लस 21 बराबर 0। तो देखिए जो 21 है, जो 21, इसमें हमें एक दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि जिनका गुणा 21 आ जाए और उनको अगर हम जोड़ें, है ना, a प्लस बी कर दें तो वो आ जाए माइनस, वो आ जाए 10। ठीक है, गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 10 आ जाए। ठीक है, अब बताइए वो संख्याएं क्या हैं। तो वो संख्याएं होंगी 7 प्लस 3। देखिए इनको गुणा जोड़ रहे थे, उसको 10 आ गया, और इनका गुणा करते हैं, 7 3 21 आ रहा। ठीक है, 7 3 21, तो ये हो जाएंगी 7 और 3। लेकिन फाइनल आंसर के हम साइन चेंज कर देते हैं, तो 7 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस की संख्या है। तो जो है आपका आंसर आ जाएगा -7 और -3। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि एक समबाहु का प्रत्येक अंतःकोण 120 है, उसकी भुजाओं की संख्या है। तो बस प्रत्येक अंतःकोण जब 120 है, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो भुजाओं की संख्या जितनी होगी उतना ही कोण होंगे। याद रखना, ये 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती तो 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें सबसे पहले, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि आंतरिक कोणों का कुल योग, है ना, कुल आंतरिक कोणों का योग, है ना, आंतरिक कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180। अब आप ये बताइए कि आंतरिक कोणों का योग कैसे निकलेगा। तो n मतलब कि जितनी कोण होंगी उतनी ही भुजाएं होंगी, है ना। तो देखिए अगर n भुजाएं हैं, n भुजाएं, ठीक है, तो n कोण होंगे। जब एक कोण का माप वो 180 बोल रहा है, तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, है ना। तो 120 n, ठीक है, बराबर n-2 इंटू 180। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें तो 0 से अपना 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 12 और 6 3 18, इतना हो गया अपना। अब इसका इंटू हो जाएगा इसमें, तो जी आ जाएगा 2n, इधर इधर आ जाएगा 3n माइनस 3 दूनी 6, और जी इधर गुणा हो गया ना इसका, है ना, 3 का गुणा हो गया कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इस तरफ ट्रांसफ़र हो गया तो जी चला गया, और 2 जो है इस तरफ ट्रांसफ़र हो गया, 2n, तो n मतलब भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास भुजाओं की संख्या आ गई 6। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द्विघाती समीकरण, जी तो हो गया आपका शायद, हाँ हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धन ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, किन किन के बीच। देखिए ए है और आपका बी है और आपका सी है ना। कितने रुपए बांटे गए, 1500 रुपये बांटे गए। ठीक है, 1500 रुपये नहीं बांटे गए, पहले पढ़ लेते हैं हम क्या हुआ है इसमें। कि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 3 गुना अधिक प्राप्त होता है, बी को सी से 2 गुना अधिक प्राप्त होता है। तो अगर मान लीजिए सी को x मिलेगा तो बी को दुगना प्राप्त होता है, तो इसको 2x मिलेगा, है ना, बी को सी से दुगना। और क्या होता है, ए को बी से भी 3 गुना, तो बी को अगर 2x मिलेगा, है ना, तो 2x का 3 गुना क्या होगा, 2x का 3 गुना मतलब 6x, तो ए को मिलेगा 6x। ठीक है, अब बस हमारे पास ये रेशियो निकल के आ गया। अब उनने बोला है कि यदि ए और सी में 500 अधिक प्राप्त होता है, ए को सी से 500 अधिक मिलता है, तो देखिए ए और सी में कितना डिफरेंस है, 5x का, यही 1500 के बराबर है। किसके बराबर है, 1500 की, क्योंकि ए को सी से 1500 अधिक मिलते हैं। और मिले कितने हैं इसको, इधर से ए के पास 6x है और सी के पास x है केवल, तो 5x ज़्यादा है, तो यही जो है 1500 के बराबर है। तो x बराबर हुआ आपका 300, कितना हो गया, x बराबर 300 हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 300। तो बस x बराबर 300 हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि बांटा गया कुल धन कितना है। तो देखिए बांटी गई कुल राशि है 6x, 2x प्लस x, कितने हो गए, 6 2 8, 1 9x,
है ना। तो 9x कुल राशि बांटी गई है, तो जब x बराबर 300 है तो 9x बराबर कितना होगा, तो 9x बराबर होगा आपका 2700। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि किसी सर्कस के प्रथम श्रेणी का टिकट मूल्य 12 रुपया है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है, तो आप ये देखिए कि टिकट का मूल्य 80% अगर घटा दिया जाता है तो 12 रुपये टिकट का मूल्य है। अगर 80% सॉरी दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, 80% दर्शकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, तो देखिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी सर्कस के प्रथम श्रेणी का प्रति टिकट 12 रुपये है। मतलब कि जो है प्रति टिकट रुपये 12 रुपये है। ठीक है, एक टिकट का मूल्य 12 रुपये है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है। अब आप ये देखिए कि अगर जब 12 रुपये है टिकट का मूल्य और 100 दर्शक आपके पास देखने के लिए आएंगे, मान लीजिए कि 100 दर्शक आपका सर्कस देखने के लिए आए और एक टिकट का मूल्य 12 रुपये है, तो आपकी इनकम हुई 1200। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आपने जो टिकट का मूल्य पता नहीं कितना रखा, तो हमने रखा एक्स रखने पर, टिकट का मूल्य एक्स रखने पर क्या होगा, ये देखिए जो टिकट का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो हमने रखा एक्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने टिकट का मूल्य कम रखा तो क्या हुआ कि जो दर्शक हैं वो 80% बढ़ जाते हैं, तो दर्शक हैं वो 180 हो गए। कितने हो गए, 180। और बराबर में दर्शक 180% बढ़ जाते हैं, 100 थे तो 180 हो गए। और जो आपकी इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, तो आपकी 1200 जो इनकम हो रही थी वो अब कितनी हो गई, 20% इसमें इंक्रीज कर दीजिए। तो इसका 20% निकाल के से एक 10% होगा 120, तो 20% होगा 240। तो इसमें प्लस करेंगे अगर हम 240 को अगर हम प्लस कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 1440। मतलब जो आपकी इनकम है वो अब 1440 हो गई है, यानी 20% बढ़ गई है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम जी हमारे पास जो है इक्वेशन प्राप्त है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है कि अब जो नया मूल्य है वो क्या है। तो जीरो से जीरो चला गया है ना, 18 अट्ठे 144, तो जो x है वो कितना निकलेगा, 8। ठीक है, x क्या निकलेगा, 8 रुपये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है आपका प्रश्न है, देखिए एक माँ और उनकी बेटी की आयु का योग 150 है। एक माँ और उनकी बेटी का आयु जो है वो कितनी है, 150। एक माँ उनकी बेटी की आयु का योग है 50 है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, बेटी की आयु की कितनी थी, 7 गुनी। 5 साल पहले की बात है ये, है ना। तो पहले बेटी 5 साल पहले एक्स थी, तो माँ थी उनकी 7 गुनी। ठीक है, वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में हमें 5 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 5 वर्ष की पहले की है। ये अनुपात जो दिया गया x और 7x, जो 5 साल पहले का है, तो अभी का 5 साल प्लस कर देंगे। तो अभी का जो क्या है कि इनका जोड़ जो है, अभी वर्तमान आयु का जोड़ है 50 साल आ रहा, तो इन वर्तमान आयु यही तो है, इसको हम जोड़ेंगे तो 7 और x जो हो जाएंगे 8x प्लस 5 5 10, और बराबर में आ रहा कितना, 50। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो गया 10 इस तरफ, तो 8x बराबर कितना आ गया, 40। और 8x बराबर कितना आ गया आपके पास, 40। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 5। अब हमें फाइंड आउट करना है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु है ये। ठीक है, तो जब x बराबर 5 है तो 7 × 5 = 35, 35 और 5 = 40, तो ये आ गया आपका 40। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राशि पर 4.5% कितना, 4.5%। ठीक है, 4.5%
देखिए दिया गया है आपको, ये दिया गया है, ठीक है, 4.5% ये दिया गया है। 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज, और इधर कोमा लगा है, इसका मतलब जी सेंटेंस अलग है कि 630 पर 3.25 पौने 4 प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पहली स्थिति में हमें मूलधन नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी कंडीशन दी गई हैं, उनका ब्याज देखो दोनों का बराबर है ना। तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो मूलधन गुणे पहले में दर दी गई है 4 सही 1/2, मतलब 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दशमलव में क्या करेंगे, हम इसको दशमलव में रख के भिन्न में रखते जाएंगे। तो हम इधर से क्या करें, इसको हटा दें 45। अब देखिए 45/10, ठीक है। और क्या दिया गया है आपको, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपको 3.5। तो 35/10 इसको लिखेंगे, और जो परसेंटेज है उसका भी 100 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, हमने सबको भिन्न में चेंज कर लिया। बराबर है इसके किसके, इस वाली स्थिति की कि 630 पर 375 गुणे 25, 100 गुणे 75 का दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी, इसलिए 100 और आएगा, और दशमलव के बाद इधर 2.5 में एक संख्या थी, तो इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब हम अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। इसमें हम देखिए 100 से हमारा 100 चला गया, ठीक है, और 1 0 से हमारा 1 0 चला गया, 1 0 से हमारा 1 0 चला गया, ठीक है। सॉरी फिर से मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 से 100, और 1 0 से 1 0, इतना सॉल्व हो गया। इसका मतलब हमारा इतना सॉल्व हो गया है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, इधर भी सॉल्व, हाँ हमारे पास बचा है केवल x इंटू 45 इंटू 35 इज इक्वल टू 63 इंटू 375 इंटू 25। जो ऊपर वाली जो है संख्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये तो सॉल्व हो चुकी है ना, बस हमें इतने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, ठीक है। और 7 एकम 7, और 7 पन्ना 35 जी आ गया, और 55 25 से जी कट गया अपना, 55 25 एकम 25। अपने पास इधर बचा केवल x, और इधर बचा 375। तो x की वैल्यू जो है अपनी है 375। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 4 जो घंटियां हैं वो एक साथ बजना शुरू होती हैं। 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, और बजने का अंतराल 5 6 8 और 12 सेकंड है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो एक घंटे में पहली बार छोड़कर कितनी बार एक साथ बजेंगी, मतलब एक घंटे में जितनी बार बजेंगी उसमें से एक को हटा देना है, एक हटा देना है मतलब, है ना, और बाकी जो बची हैं वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, एलसीएम से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 5 6 8 और 12, इनका एलसीएम आप लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 120, है ना। तो ये सेकंड में है, तो 120 सेकंड बाद वो क्या होगी, वो घंटियां हमेशा क्या होगी कि 120 सेकंड बाद वो एक साथ बजेगी। तो 120 सेकंड मतलब कितने होते हैं, 2 मिनट। कितने होते हैं, 2 मिनट। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, ठीक है। तो अब ये बताइए कि एक घंटे में कितनी बार वो बजेंगी,
जब 2 मिनट में एक बार बचती हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट जो होते हैं तो 30 बार वो घंटियाँ बजेगी। कितनी बार? 30 बार। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि एक बार छोड़कर, तो 30 में से एक घटा दीजिए तो कितना हुआ? 29। कितना हुआ? 29। तो आपका आंसर जो है वो आ गया 29, ये रहा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या कि किसी महीने के तारीख 9 से 16 तक का औसत। तो देखिए 9 से 16, ठीक है। तो देखिए 9, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो 9 से 16 तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो कितने दिन का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है? 9 से 16 तक का। तो कितने दिन कवर हो गए? 8 दिन। तो 8 दिन का औसत तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जोड़ कितना हुआ? तब एक दिन का औसत 30 है ना। तो देखिए 8 दिन का टोटल कितना हुआ? कुल 240। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलिए। 10 से 17 तक का औसत 31 है। तो यहाँ 10 से 17 तक का औसत मतलब 10 से 17 तक का औसत कितना है? 31। तो 31 गुणे कितने दिन कवर हो गए? 8 दिन इसमें कवर हो गए। तो इसका जो है 200 कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 3 24, यानी 248। ठीक है। अब आप ये बताइए कि आगे क्या बोला गया है। आगे दिया गया है, उनने आगे दिया है कि यदि 9 तारीख का तापमान 35 डिग्री है, ठीक है। तो 9 तारीख का तापमान कितना है? 35 डिग्री। एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा। तो 30 गुणे 8 बराबर 240। ये था आपका कब से कब तक? ये था आपका 9 से 16 तारीख तक का। और 31 गुणे 8 बराबर 248। ये था आपका 10 से 17 तारीख तक का। अब आप ये बताइए कि उन्होंने बोला है 9 तारीख का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो जो 240 जो है 240, इसमें 9 तारीख का भी प्लस है। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा? 205। जो 205 है ये कब तक से कब तक है? 9 तारीख का तो हमने घटा दिया है। देखिए 9 से 16 तक का जोड़ था 240, इसमें से हमने 35 हटा दिया। तो बाकी ये कब तक का बचा? ये बचा है आपका 10 से 16 तक का। ठीक है, 10 से 16 तक का। अब जो है 17 तारीख का हमें तापमान बताना है। तो 10 से 17 का है 248 जोड़ प्लस 2, लेकिन 10 से 16 तक का है कितना? 205। तो बाकी जो बचेगा वो 17 तारीख का होगा, है ना। तो जो 43 जो आपका आंसर आया है वो आपका ये रहा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि ABC किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। यदि A और C अकेले उस काम को, ये देखिए A है, B है और C है, 40 दिन में करता है A क्रमशः, और जो C है वो आपका 60 दिन में करेगा। X का हमें पता नहीं है तो इसका LCM लेंगे। तो इसका LCM हमारा आपका कितना? 120। तो टोटल वर्क 120 है ना। टोटल वर्क कितना है? 120। अब A एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये करेगा 3 काम, तभी तो ये 4 3 12 120 कर रहा है ना। 40 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा कि 120 है? 3 बार। तो A जो है एक दिन में 3 काम करेगा। C जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है कि 120 आ जाए? 2, है ना। C जो है एक दिन में 2 काम करेगा। लेकिन अब देखिए 3 और 2 कितने हो रहा है? 5। 3 2 कितने हो रहा? एक दिन में 5 काम हो रहा। अगर हम एक दिन में 5 काम हो रहा है और हमें चाहिए कितना काम? 6 काम। क्यों चाहिए 6? क्योंकि ABC एक साथ 20 दिन में हल कर सकती हैं।
पूरा काम। तो 120 काम अगर 20 दिन में कर रहा है कोई, तो एक दिन में 6 काम हो रहा होगा, और एक दिन में इधर तो केवल 5 हो रहा है, क्योंकि ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है 5। तो जो एक काम और शेष बचा ना, है ना, वो सी, जो वो कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। एक काम जो शेष बचा कौन कर रहा होगा, बी। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो रहा है, 6। जब एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो 120 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ये आंसर में हमें प्रश्न में ही दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम जल्दी से आपको बता देते हैं कुछ और। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव, तो धारा की दिशा में होता है अनुकूल चाल, और धारा के विपरीत होता है प्रतिकूल चाल। ठीक है, और धारा की गति होती है, हमेशा याद रखना, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। ठीक है, तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, यानी अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल कितनी है, 21, माइनस प्रतिकूल चाल है 9/2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो आप क्या आएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये रहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है ना। जैसे दो लोग हैं, ए है और बी है। ए अगर दुगनी है, तो जैसे देखिए आप कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। अगर ए किसी काम को करने में, बी किसी को काम करने में x दिन लेता है, तो जो है, सॉरी फिर से मैं आपको करके बताता हूँ, ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो अगर किसी काम को ए x दिन में करता है, तो बी उसे, तो सॉरी दोस्तों, इसमें पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ा हमने, है ना। तो यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए भी मिलकर किसी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप ये देखिए सॉरी, कि बी उसे अकेले कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 30 दिन में। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ये कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा अपने पास 30। तो 15 का पढ़ा कितने बार पढ़ा, 2 बार, और 30 का पढ़ा 1 बार। मतलब एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा कि ए करेगा 2 और बी करेगा 1, है ना। तो एक दिन में टोटल काम हो जाएगा 3, और टोटल वर्क अपने पास 30 है। जब एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो 30 काम हो जाएगा 10 दिन में। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी भुजा हो, उसके बाह्य कोण, जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का जो मान होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। टोटल 180 डिग्री होता है बाह्य कोण का मान। कितना भी बड़ा कोई भी एंगल हो, उसका जो है, जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, बाह्य कोण कितना होगा, 180 डिग्री का, सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री का होगा। प्रत्येक भुजा के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हुआ, चाहे वो त्रिभुज हुआ, चाहे वो चतुर्भुज हुआ, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, मतलब कुछ भी हुआ, लेकिन उसके जो बाहरी कोण बनेंगे उसका योग जो है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। तो अब प्रश्न, अब देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, कि यदि n भुजाओं वाली समबाहुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है, तो जब बाह्य कोण 300, तो मान लीजिए कि हमें ये पता नहीं है कि भुजाएं कितनी हैं या कितने कोण बन रहे, लेकिन हमें ये पता है कि जो बाह्य कोण है वो हमेशा 360 डिग्री की होंगी प्लस का। तो जब आंतरिक कोण उसका दुगना है, तो आंतरिक कोणों का योग 720 होगा। 36 दूनी 720, मतलब आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 720, क्योंकि प्रत्येक कोण दुगना है। जब दुगना है तो उसका मान भी दुगना होगा। ठीक है, अब देखिए, जब आंतरिक कोणों का योग 720 है, तो हमने बताया है कि आंतरिक कोणों का योग बराबर n-2
इंटू 180 डिग्री, ये आप निकाल लेंगे तो जिससे आपकी जो भुजाओं की संख्या है वो निकल आएगी। तो आंतरिक कोणों का योग हो गया आपका 720, जब बाहर 360 है वो आंतरिक दुगना है तो 720 हो गया, बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 ये 720 कट गया 4 बार में, बराबर n-2 बचा केवल इधर, और इधर n बचा और जो माइनस का 2 है जो इस तरफ चला गया तो इधर 6 आ गया, जो है n मतलब भुजाओं की संख्या, तो आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपके प्रश्न ओवर हुए। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।